नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, तीर्थ पुरोहितों के विरोध के आगे झुकी सरकार। देवस्थानम बोर्ड का काम अगले आदेश तक रुका। देवस्थानम बोर्ड को भंग कराना चाहते हैं पुरोहित। बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है संगठन। बड़ी खबर इस वक्त की, देवस्थानम बोर्ड का काम अगले आदेश तक रोक दिया गया है। क्या पुरोहितों की मांग के आगे झुक गई है सरकार? सवाल यही, देवस्थानम बोर्ड को भंग कराना चाहते हैं पुरोहित। लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के आगे झुकी सरकार। देवस्थानम बोर्ड का काम अगले आदेश तक रुका। देवस्थानम बोर्ड को भंग कराना चाहते हैं पुरोहित और संगठन की सदस्यता से भी, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है संगठन। बड़ी खबर इस वक्त की, देवस्थानम बोर्ड का काम अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते यह फैसला किया गया है। लेकिन सवाल यही कि क्या पुरोहितों की मांग को मान लिया है सरकार ने? और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या पुरोहितों की मांग को मान लिया है सरकार ने? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल रहा है, उस पर देवस्थानम बोर्ड का जो कार्य है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर उत्तराखंड में लगातार तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जिस पर सरकार ने जो हाई पावर कमेटी जो है बनाई है, जिस पर ये कहा गया है कि जो हाई पावर कमेटी है वो सारी शिकायतों का निस्तारण करेगी और जो भी शिकायतें होंगी उसको देखते हुए उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। हाई पावर कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। क्या ये कमेटी जो है बीच में एक पुल का काम करने वाली है? दोनों ही पक्षों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने वाली है? और जो काम रोका गया है अभी देवस्थानम बोर्ड का अगले आदेश तक, वो किस तरह का काम जो है रोका गया है? क्या रोक लगाई गई है? देखिए, आपको बता दूं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार उठती रही है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केंद्र में की जो मोदी सरकार एक तरफ हिंदुत्व की बात कर रही है, दूसरी ओर चार धामों सहित 51 मठ मंदिरों में देवस्थानम बोर्ड लागू करके देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था को जो है चोटिल कर रही है। अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो आने वाले दिनों में बीजेपी से जुड़े हुए सभी तीर्थ पुरोहित अपना इस्तीफा देंगे। ये जो तीर्थ पुरोहित है उनकी तरफ से ये बात निकल कर आ रही है। अगर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी की बात करें तो इसके लिए सरकार ने जो है हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसपे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसमें हाई पावर कमेटी गठन करने के निर्देश दिए थे। वहीं अगर तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों की नाराजगी की बात करें तो देवस्थानम बोर्ड पर सरकार का हस्तक्षेप को लेकर जो है लगातार विरोध जारी किया गया था। कैलाश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कितने सदस्य इस कमेटी के अंदर शामिल हैं? क्या जिम्मेदारी जो है इस कमेटी को सौंपी गई है और क्या अभी तक कोई बातचीत पुरोहितों से की गई है इस कमेटी के सदस्यों की ओर से? बिल्कुल, कमेटी से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो भी कमेटी के लोग हैं उनको बातचीत के लिए आगे किया जा रहा है, लेकिन तीर्थ पुरोहित हैं कि वो मान नहीं रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि जो ये देवस्थानम बोर्ड है इसको भंग किया जाए और जो पंडा पुरोहित है उनके हकूकों पर जो है सरकार अपना राज करना चाहती है, लेकिन वो इसके विरोध में है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पुरोहित समाज है, पंडा समाज है, वो जो है बीजेपी की जो एक अंतिम सवाल कैलाश जी, जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या जो पुरोहित हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो इस कमेटी के गठन से संतुष्ट हैं? क्या बातचीत करेंगे इस समिति के सदस्यों से? देखिए, ये आने वाले भविष्य की गर्त में है, अभी इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है। बहरहाल सरकार ने इस पर जो है हाई पावर कमेटी गठित की गई है और जो भी शिकायतें तीर्थ पुरोहित या पंडा समाज की ओर से देवस्थानम बोर्ड को लेकर आएंगी उसका निस्तारण हाई पावर चलिए, सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो
जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी मांग यही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोर्ड जो है उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। चुनाव से पहले प्रदेश में बाहरी पार्टियों की भी एंट्री। 22 सीटों पर किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम। जल्द ही दौरे पर आएंगे असासुद्दीन ओवैसी। रुड़की में एक हफ्ते पहले भी हुआ था एआईएमआईएम का कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा चुनाव सर पर है और इसको देखते हुए बाहरी पार्टियां भी प्रदेश में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर रही हैं और इसमें से एक पार्टी है एआईएमआईएम। असासुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब उत्तराखंड में भी चुनावी मैदान में दो हाथ करने के लिए उतर रही है। चुनाव से पहले प्रदेश में बाहरी पार्टियों की एंट्री देखी जा रही है। 22 सीटों पर किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम। तो क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा, राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा बाहरी पार्टियां भी उत्तराखंड में दस्तक दे रही हैं। चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी जो है वो बेताब हैं और तैयार हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और अब एआईएमआईएम भी खबर इस वक्त की, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और चुनाव से पहले प्रदेश में बाहरी पार्टियों की भी एंट्री हुई है। 22 सीटों पर किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम। और लक्सर से आ रही इस और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर लक्सर से, प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। 12 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी। कार्य बहिष्कार करेंगे सभी तहसीलों के संविदा कर्मचारी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 12 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी। कार्य बहिष्कार कर करेंगे हड़ताल। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। कार्य बहिष्कार करेंगे और सभी तहसीलों के संविदा कर्मचारी। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल की दी है चेतावनी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गोविंद चौधरी, लक्सर से जुड़े हमारे साथ। गोविंद, जरा बताएं कि आखिर ये हड़ताल पर जाने का फैसला जो है वो क्यों कर रहे हैं संविदा कर्मचारी और 7 सूत्रीय मांगे क्या हैं? बिल्कुल कायनात, जिस तरह से जो है लगातार जो है अपनी मांगों को ये मांग रहे हैं, लगातार जो है उससे पहले भी पिछले बीते वर्ष में जो इन लोगों ने जो अपनी 7 सूत्रीय मांगों को उठाया था, लेकिन उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई मनमानी इनकी नहीं हो सकी। लेकिन एक बार फिर कायनात इन लोगों ने जो है 12 अगस्त से जो एक बार फिर जो है अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक लंबे समय से जो हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सभी तहसीलों के कामकाज का जो है बहिष्कार करने का एक ऐलान किया है। कह सकते हैं कायनात, जिस तरह से इनकी 7 सूत्रीय मांगे अगर इस तरह से अगर किसी कारणवश ये हड़ताल पर अगर गए तो कहीं ना कहीं किसानों और आम जनों को तहसील के जो कामकाज है उसमें काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा कायनात। तो कितने कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर जा सकते हैं? प्रदेश भर से संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की बात हो रही है, तो संख्या की अगर बात करें तो ये संख्या कितनी हो जाती है? किस तरह से प्रभावित होंगी दूसरी यहाँ पर व्यवस्थाएं और जो सुविधाएं हैं? देखिए कायनात, साफ तौर से इन कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश भर में जितने भी संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी से सरकार कामकाज कराती है, लेकिन उसके बदले में जो वेतन भत्ता वो उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर कर्मचारी की बात की जाए तो चाहे वो तहसील के किसी पद पर काम करते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर पर काम करते हो, या फिर तहसील में नकल या किसी भी आपदा प्रबंधक के कार्यालय में काम करते हो, तो ये सभी जो है आज के दौर में जो है ज्यादातर संविदा के तौर पर लोग काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी है। लेकिन इनकी मांग है कि जब हम संविदा कर्मचारी को वेतन भत्ते का अगर बात की जाए तो सरकार उतना मुनाफा हम लोगों को नहीं दे पाती है जितना और लोगों को मिलता है। इसलिए हम जो फैसला किया है कि हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर से संविदा कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल पर चले जाएंगे प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी। 12 अगस्त से हड़ताल पर कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जाहिर करने की बात की गई है संविदा कर्मचारियों की ओर से।
और देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, देहरादून दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में करेंगे पत्रकार वार्ता। मिशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन को लेकर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर इस वक्त की, राकेश टिकैत का देहरादून दौरा। देहरादून दौरे पर जाएंगे राकेश टिकैत, सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में करेंगे पत्रकार वार्ता। मिशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन को लगातार धार देने का काम जो है किसान नेता कर रहे हैं और इस वक्त आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं जिन राज्यों में, उन राज्यों में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रहे हैं ताकि सरकार पर जो है दबाव बनाया जा सके चुनाव के माध्यम से। इन चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं किसान नेता और सरकार पर एक तरीके से प्रेशर बनाने की ये रणनीति जो है वो किसानों की कही जा सकती है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं कि राकेश टिकैत जो हैं देहरादून के दौरे पर आने वाले हैं, उनके इस दौरे को किस तरह से देखा जाए और मिशन उत्तराखंड जो है उसके तहत क्या रणनीति जो है वो लेकर पहुंचने वाले हैं? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून के दौरे पर हैं और यह भी माना जा रहा है कि देहरादून में 11 बजे के लगभग जो है राकेश टिकैत एक प्रेस वार्ता को करने वाले हैं, जिस पर जो है मिशन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो 2022 के चुनाव हैं उसको लेकर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन और कृषि कानूनों के विरोध में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो यहाँ पर कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जो राज्यों के किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार जो किसानों के मुद्दों को लेकर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं और क्योंकि किसान नेता जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, तो इसमें आप का दौर है वो दौर है जिसको यहाँ पे किसान कर कानून। चलिए कैलाश जी, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी दिक्कत के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून के दौरे पर जाएंगे, सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में करेंगे पत्रकार वार्ता और इस पत्रकार वार्ता में मिशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे बातचीत। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
कश्मीर की वादियां, हिमाचल का आंचल, राजस्थान का मान, हरियाणा का रण, स्वर्ण मंदिर से राम मंदिर तक, राज्य की हर खबर देखिए स्टेट इन फोकस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त की, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी, कहीं तीव्र बौछार, कहीं भारी बारिश की चेतावनी। टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग की ओर से। कहीं तीव्र बारिश और कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिनमें टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ शामिल है। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं तीव्र बौछार होगी। तो मौसम जो है अभी भी चिंता का विषय कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो बारिशें हुई प्रदेश के अंदर, उससे कई जगह पर प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारी तबाही का सामना भी प्रदेश को करना पड़ा है। भूस्खलन होने की वजह से कई जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो बंद हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिजली विभाग को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और कई गांव जो हैं इस प्राकृतिक आपदा से अभी भी जूझ रहे हैं। तो अभी भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 4 दिन बाद खुला गंगोत्री हाईवे बहाल करने के लिए बीआरओ को करनी पड़ी मशक्कत। बड़ी खबर इस वक्त की, गंगोत्री हाईवे खुल चुका है लेकिन बीआरओ को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4 दिन बाद खुला गंगोत्री हाईवे। भूस्खलन के चलते बंद था गंगोत्री हाईवे। चिनियाली सौड़ नागुण के पास अवरुद्ध था हाईवे। बड़ी खबर इस वक्त की, गंगोत्री हाईवे खुला, 4 दिन बाद खुला है गंगोत्री हाईवे। बीआरओ को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत और चिनियाली सौड़ नागुण के पास अवरुद्ध था ये हाईवे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विनीत कंसल उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जरा बताएं, हाईवे खुल चुका है, कितनी राहत अब मिलेगी लोगों को और इससे पहले कितनी आफत थी? कायनात, आपको बता दूं, लगभग 4 दिनों से उनके पास लगातार भूस्खलन से बीआरओ को काफी समस्याएं आ रही थी। लगभग देर रात 12 बजे करीबन ये हाईवे खुला है, जिसके बाद लोगों को थोड़ा राहत मिली है। लगभग देखा जाए तो बड़ी गाड़ियां, जो ट्रक, बड़े बड़े स्टोरिंग है, वो वहीं पर अटके हुए थे, जो कि अब वहां से सुचारू होना शुरू हो गए हैं। लगभग देखा जाए तो अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये खुला ही है, क्योंकि लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी कायनात। विनीत, क्या ये जैसे आपने बताया कि भूस्खलन अभी भी जारी है, तो क्या पिछले 4 दिन से जब से कोशिशें की जा रही हैं हाईवे को बहाल करने की, क्या तब भी भूस्खलन हो रहा था और अभी क्या आपको लग रहा है कि ये पूरी तरीके से खुल जाएगा या फिर अभी बंद किया जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है? कायनात, बिल्कुल लगभग 4 दिनों से वहां पर बीआरओ की 4 जेसीबी मशीनें लगने के बावजूद भी वहां पर जो हालात हैं काफी गंभीर है, क्योंकि लगातार जैसे ही जेसीबी उसको साफ कर रही है, उसके बाद वहां पर फिर से भूस्खलन हो रहा है। और वैसे कि मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है, जिससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बारिश से ज्यादा ही भूस्खलन होता है। मगर यहाँ पे जो हालात हैं, बीआरओ ने सुरक्षा दीवार लगाई थी, फिर भी वो सुरक्षा दीवार टूटने के बाद अब लगातार भूस्खलन हो ही रहा है। जी विनीत, एक आखिरी सवाल, पिछले 4 दिन से ये मार्ग जो है वो बाधित था, तो किस तरीके से आवाजाही जो है लोग कर रहे थे? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लोग जो है पानी के तेज बहाव के बीच से जो है इधर से उधर रास्ता क्रॉस कर रहे थे। जी बिल्कुल कायनात, जैसे कि हम लोग लगातार इस खबर को अपडेट कर रहे हैं और जैसे कि दोनों साइडों पर बीआरओ प्रशासन ने
पीआरटी के जवान लगाए हुए हैं। पुलिस को, धरासू पुलिस को कड़ा निर्देश किया हुआ है कि अगर दोनों तरफ से बंद होता है तो उधर से टीरी का क्षेत्र है और इधर उत्तरकाशी का क्षेत्र है, तो रस्सियों के सहारे उनको निकाला जा रहा था, मगर सिर्फ उसमें ट्रांसफर किए जा रहे थे, मगर गाड़ियां जैसे कि वहीं पर खड़ी थी। अब कुछ हद तक गाड़ियों का निकलना शुरू हो गया है और जैसे ही मौसम फिर करवट बदलती है तो हो सके ये और ज्यादा भूस्खलन हो सकता है। जी कायनात। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो गंगोत्री हाईवे हालांकि फिलहाल खुल चुका है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर फिर से तेज बारिश होती है तो भूस्खलन होने की संभावना जो है वो लगातार बनी हुई है। फिर से ये हाईवे भी बंद हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। कल दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी शिष्टाचार भेंट की है। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने शॉल भेंटकर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं की हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि वंदना देश के लिए 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। इस बार उन्होंने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का काम किया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 41 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 444 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 21,332 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 जिले टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। तो संक्रमण के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि एक भी मरीज की इससे मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 444 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। देहरादून के सचिवालय सभागार में परियोजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने की। बैठक के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, जल जीवन मिशन, ग्रामीण और शहरी स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे परियोजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके बाद बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और लक्सर से आ रही इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, एआरटीओ की ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। कई वाहनों के काटे गए चालान। बिना परमिट सड़क पर दौड़ रहे डंपर को किया गया सीज। लंबे समय से ओवरलोड वाहनों की मिल रही थी शिकायत। तो एआरटीओ विभाग ने ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है और एक डंपर को भी सीज किया गया है। लक्सर से ये बड़ी खबर, कई वाहनों के काटे गए चालान, जबकि एक डंपर को किया गया है सीज। बिना परमिट सड़क पर दौड़ रहे डंपर को सीज किया गया है। हरकत में एआरटीओ विभाग, ओवरलोड वाहनों पर की गई बड़ी कार्रवाई। कई वाहनों के काटे गए चालान और बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रहे डंपर को भी किया गया सीज। कई दिन से मिल रही थी ओवरलोड वाहनों की शिकायत। आज हमारे द्वारा इधर कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो विदाउट टैक्स में आती हैं, जैसे कुछ गाड़ियाँ खानपुर से होकर आती हैं और कुछ इधर से बारावली से होकर आती है, वो टैक्स नहीं कटाती। तो हमारे द्वारा कई गाड़ियाँ ऐसी जिनका टैक्स पे चालान किया गया है। दूसरा, एक गाड़ी हमें अभी लाए हैं हम यहाँ बंद करने के लिए, इसमें 2018 से इसका पास परमिट नहीं है, 2019 की फिटनेस का, ये गाड़ी हमने बंद की। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।